नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। इससे पहले वाला वीडियो जो था आपका इंग्लिश विषय का था, जिसमें एक वीडियो में हमने बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स कराया था, जो कि आपको साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स। कुछ हम टॉपिक वाइज देखेंगे चीज़ें, कुछ लास्ट में प्रश्न भी देखेंगे, तो कंप्लीट कोर्स एक वीडियो में देखेंगे। इससे पहले के जो आपके पेपर हुए हैं आज की तारीख के, वो आप पेपर सॉल्यूशन जाके वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं भाषा। संस्कृत जो है उसके भाष शब्द से जो है वो बना हुआ है। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? तो आप कहेंगे वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई पद होती है और पद से छोटी इकाई अक्षर होती है। और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण जो है वो कहलाती है। तो प्रश्न यहीं से आता है सबसे छोटी इकाई के संदर्भ में, तो ध्वनि या वर्ण में से जो ऑप्शन हो उसको ही आप प्रेफर करेंगे। पर ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन हो तब आप ध्वनि को ही जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। वर्णमाला की बात करें तो वर्ण की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को हम वर्ण के नाम से जानते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात करें टोटल यहाँ पर कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण जो है टोटल होते हैं। इसमें जो व्यंजनों की संख्या है आप 33 याद रखिए, क्योंकि ये अलग अलग जगह आपको देखने को मिलती है। वैसे 35 भी सही है अपने आप में, पर 33 व्यंजन अधिकतर ऑप्शन में आपको दिए होते हैं और साथ ही साथ 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वरों की बात करें तो सभी लिखे हुए हैं। कुल मिलाकर 13 आपके स्वर होते हैं, पर ऑप्शन में आपको अधिकतर 11 देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि बात की जाए किसकी? स्वरों की, तो आपको संख्या देखने को मिलेगी 11। पर यदि बात करी जाए व्यंजनों की तो उनकी संख्या में देखने को मिलेगी आपको 33 और टोटल 52 वर्ण। फिर बात करते हैं व्यंजन में अलग अलग जो वर्ग हैं। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग। यहाँ तक जितने आप देख रहे हैं वर्ग, हर साल यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है। द्विगुण व्यंजन, इनको भी ध्यान रखिए, ड़ा और डा होते हैं, तो इन सबसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अधिकतर बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करते हैं अंतस्थ और ऊष्म की, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। यारा लावा और ऊष्म शा शा शाह होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छत्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 होते हैं। इसमें किससे किससे मिलकर बने होते हैं ये बहुत पूछा जाता है। छा जो है हलंत वाला का और शा से मिलकर बना होता है। त्रा जो है हलंत वाला ता और रा से मिलकर। फिर ज्ञा जो है वो जा और इया से मिलकर। इसी प्रकार जो श्रा है वो शा और रा से मिलकर। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं विदेशों से आए हुए जो शब्द हैं, जैसे कि अरबी फारसी हो गया या अंग्रेजी हो गया, इसके बारे में तो इसको हम आगे देख लेंगे। बात करते हैं यहाँ से स्वरों की। स्वर की बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। मैंने कहा ना कि परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 होती है, पर उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं और ऑप्शन में आपको 11 ही देखने को मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप 11 ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपके 11 टोटल स्वर हैं उनके साथ साथ 2 अयोगभाव भी होते हैं। अंगा आहा जो हम बोलते हैं, से ऊपर बिंदी लगती है, और एक विसर्ग वाला, ये आपके अयोगवाह होते हैं। स्वरों के वर्गीकरण से प्रश्न आपसे लघु त्रिय में पूछा जाता है, तो किस किस आधार पर होता है, कौन कौन से आधार पर होता है, ये आप याद रखिएगा। सबसे पहला होता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो आप क्या कहेंगे? स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि आ ई उ री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में आप कहेंगे स्वर जो है उसे अधिक समय, 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, इस टाइप से। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है या इनमें से कौन सा है, तो एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। प्लुत में आप कहेंगे जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण ओम जो है वो याद रखिएगा। इसी प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे कि दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक के नाम से भी जानते हैं और हृदय स्वर जो है इसको लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं और एक मात्रिक स्वर के भी नाम से जानते हैं। तो हो सकता है लघु स्वर पूछे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये सब इसी के ही नाम हैं। तो पहला आधार हो गया, ये किस आधार पर था? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा है आपका जीभ के आधार पर। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये ध्यान रखिए। इसमें एग्जाम्पल चाहे तो डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं।
कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है वो अग्र स्वर, जिनमें जीभ का मध्य भाग वो मध्य स्वर, जिसमें पश्च भाग वो पश्च स्वर। यही से ही आपका प्रश्न आया था जो आपका पहला वाला आरंभिक स्तर वाला इसी वर्ष पेपर हुआ था। उसमें एक बहुविकल्पी चौथा या पांचवा आया था जिसमें पूछा गया था इसी तरीके से, और उसमें ही ऑप्शन में अग्र मध्य और पश्च और इसमें से एक कोई दे रखा था। वहाँ पर मैंने बताया भी था आपको। तो देखिए यही सारी चीज़ें पूछी भी जाती हैं, तो एक बार रट लीजिए, हर पेपर में आपको काम आएगा। फिर आपका मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर तो आप कहेंगे विवृत होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ। अर्ध विवृत मतलब हाफ ओपन, ये ओपन था या हाफ ओपन, जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, और संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। यहाँ पर अलग यही जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मूर्धा में ये टावर का आता है, और री से ऋषि वाला आता है, और शाह आता है ये वाला। इसी प्रकार नासिका में ये सभी आते हैं, दंत मूल में आपके ये सभी आते हैं, दंत में ता वर्ग और शाह आता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सा जो है, ये वाला जो सा है वो आपका दंत में आता है, और जो षटकोण वाला सा है ये आपका मूर्धा में आता है, और जो तालु है उसमें ये वाला सा आता है। इनका भी ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अधिकतर वर्ग तो सबको पता होते हैं कि चा वर्ग में ये सब है, पर इनमें ही लोग गलती करते हैं। इसी प्रकार या भी इसमें आता है तालु में, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। तो ये सब आपके हो जाएंगे ओष्ठ में पावर्ग और ऊ। और ये जो स्वर हैं इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा, केवल व्यंजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सब स्वर भी दे रखे हैं कि कौन से किस में आते हैं। कंठ तालु जो है उसमें ए और ए आता है, दंत और ओष्ठ से में वा आता है। इसी को हम संयुक्त रूप से दंतोष्ठ के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार कंठ में छोटा बड़ा अंगा का वर्ग और हा, ये सभी आते हैं। तो ये जो जितना आप चार्ट देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आप पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, रटा होना चाहिए। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर लीजिएगा। बात करते हैं आगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो अगला है आपका होठों की स्थिति के आधार पर आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो ओठ हैं वो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें हम आवृत्तमुखी कहते हैं, और वृत्तमुखी में जो हो जाते हैं गोलाकार, इतना सा डिफरेंस है। आप चाहें तो स्वयं बोल के भी देख सकते हैं, तो छोटा ऊ बोलते हैं तो वहाँ पर देखिए वृत्तमुखी हो जाता है, तो उस प्रकार से एग्जाम्पल भी पहचान सकते हैं। फिर हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर निरनुनासिक और अनुनासिक होता है। निरनुनासिक क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है वो आपका निरनुनासिक होता है, और अनुनासिक में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। फिर आपका घोषत्व के आधार पर भी होता है, तो मैंने आपको बताया था सघोष अघोष होते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन की डेफिनेशन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है वो 33 मानी जाती है, और जो देवगुण व्यंजन है ड़ा और डा, इनको जोड़ने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो मैंने क्या कहा था, 33 ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में 33 ही लिखा देखने को मिलता है। और ये द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये तो मैंने ऊपर अभी बताया, पर ध्यान जरूर रखिएगा, ड़ा और डा दोनों में बिंदी भी लगी हुई है इस चीज़ को। अगला देखते हैं अब व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन, जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, इनमें सभी वर्ग आते हैं, और यही वर्ग नीचे लिखे भी हुए हैं। कंठ हो गया, तालव्य हो गया, इसी प्रकार आपका मूर्धन्य हो गया, इसी प्रकार दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। तो कुल 25 वर्ण जो है इसमें आते हैं। फिर बात करते हैं घोषत्व के आधार पर, तो ऊपर हमने जैसे देखा था अघोष सघोष, वही चीज़ यहाँ पर भी आपका। तो आप कहेंगे अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष में आता है, और सघोष में कहेंगे जी, इसी को सघोष को घोष भी कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें हम कहते हैं सघोष या घोष नाम से। तो तीसरा चौथा और पांचवा जो है वो व्यंजन हो जाएगा। फिर अल्प्राण महाप्राण भी पूछे जाते हैं, तो प्राणत्व के आधार पर ये प्राण का अर्थ यहाँ पर हवा से होता है। तो अल्प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जैसे हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अघोष अघोष और अल्प्राण में ही होती है, तो ध्यान रखिएगा, एक ही में मिला मत दीजिएगा। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले,
या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, वो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन इसमें हो जाएगा किसमें, महाप्राण में। इसमें पहला तीसरा पांचवा जो बचे वो आपका इसमें आ जाएंगे दूसरा और चौथा। फिर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो आप सभी जानते हैं 11 अलावा होते हैं, पर डेफिनेशन भी साथ में जान लीजिए कि जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और बाकी इसके बारे में जो लिखा हुआ है ये मैंने बता दिया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रा है इसको लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है। और बाकी मैंने बता दिया, ला वाला भी ध्यान रखिएगा, पार्श्विक इसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ जो है वो हवा के जो पास है या बगल से जो है वो निकल जाए। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। फिर ऊष्म की बात करें तो जिन व्यंजन जो व्यंजन है उनका उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले उसे हम कहते हैं ऊष्म संघर्षी या ऊष्म। इसमें शा शा शाहा ये चार जो है वो आते हैं। उच्छिप्त मैंने ऊपर बता ही दिया, आगत वगैरह की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से संधि। तो केवल मैं संधि के नाम बता रहा हूँ आपको। संधि कहते किसे हैं, तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और संधि जो है इसके टोटल भेद की बात करें तो संधि के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 मुख्यतः होते हैं। अब यहाँ पर जो स्वर संधि है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। मैंने कहा मैं सबके अंदर नहीं बात कर रहा हूँ, केवल और केवल आपको नाम बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक रिवीजन के तौर पर है। अब यहाँ संधि टॉपिक तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये 5 नाम ध्यान रखिएगा। और बाकी जो ऊपर व्यंजन संधि उसमें सब रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें टाइप वगैरह है नहीं। इसी प्रकार विसर्ग में भी हो जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समास। समास की बात करें तो 6 भेद होते हैं, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो जानते भी चलते हैं क्या क्या होते हैं समास। ये चीज आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि पूर्व पद प्रधान जिसमें होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, उत्तर पद प्रधान जिसमें होता है वो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास होता है, दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, और दोनों पद जिसमें अप्रधान होते हैं वो आपका बहुब्रीहि होता है। इसमें कोई तीसरा पद जो है वो या अर्थ जो है वो निकलता है। अब बात करते हैं पहला अव्ययी भाव समास। तो आप कहेंगे जिसका पहला पद पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। और पहचान में आप कहेंगे पहला पद अनु, आ, प्रति, भर इन सब के द्वारा जो है स्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे प्रति और दिन, तो प्रतिदिन बनेगा, और विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन। तो देखिए प्रति आ रहा है, तो ये इससे आप पहचान सकते हैं। तो इनको चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तो आप कहेंगे जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजा का कुमार, धर्म का ग्रंथ, इस टाइप से तत्पुरुष समास के भेद भी हैं। जैसे कर्म, कर्ता ने कर्म को, वाले जो आप जितने कारक हैं वो सब इसी में लिखेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के, इस टाइप से पूरे जितने होंगे सब लिखेंगे। फिर देखते हैं अगला कर्मधारय समास। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान जहाँ पर होता है या विशेषण विशेष संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। और विग्रह करने पर यहाँ पर क्या आता है जो आता है या है जो के समान आता है जो आता है या के समान आता है। जैसे चरण कमल का आप करेंगे तो कमल के समान चरण, तो के समान आ रहा है। इसी प्रकार नीचे सब एग्जाम्पल दे रखे हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि ये आप पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। बहुत से ऐसे समास होंगे जो आपको एक से अधिक समास को दर्शाते हैं। जैसे अगर आप ये कहेंगे महादेव, तो महादेव शंकर भगवान को कहा जाता है, तो यही समास आपका किस में होगा, यही समास आपका बहुब्रीहि समास में भी आप लिख सकते हैं। तो यही एक, जैसे नीलकंठ दे रखा है तो वो भी आपका है बहुब्रीहि समास में। तो ये आपके बहुब्रीहि समास और साथ ही साथ जो कर्मधारय समास है, दो दो समास में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है। तो प्रायोरिटी आप सबसे ज़्यादा किसको देते हैं, तो प्रायोरिटी अधिकतर बहुब्रीहि समास को ही दी जाती है। बाकी इसके रूल रेगुलेशन बहुत से होते हैं, उतना तो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, पर मैंने आपको बता दिया कि मेन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। द्विगु समास की बात करें तो जिसमें संख्यावाचक शब्द हो, संख्या पूर्व पद संख्यावाचक हो, जैसे कि सप्त सिंधु हो गया,
इसी प्रकार दोपहर हो गया, दो पहरों का समूह, नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह, ये सारी है। द्वंद्व समास की बात करें तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या ये सब लगता है, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। नदी और नाले, नदी नाले, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। और जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, और भी बहुत से इसमें टाइप आते हैं, पर अब कोर्स में ऐसे तो नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया। फिर बहुब्रीहि में नामी में बहु मतलब बहुत बड़ा, उससे याद रख सकते हैं। यदि आपको नहीं याद होता है, जैसे लंबोदर है तो विग्रह करते हैं तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। और नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है वो दोनों पद मिलकर कोई तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो आपका बहुब्रीहि समास में आता है। ऐसे एग्जाम्पल भी बहुत से लिखे हुए हैं, एक दो आपको पता होना चाहिए, जैसे आए तो आप लिख ले जाएं। अब यहाँ से हम बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण के संदर्भ में। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार टोटल होते हैं। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास पहले का ही नाम है। फिर व्युत्पत्ति, रचना या बनावट दूसरा हो गया। तीसरा हो गया रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन। और चौथा हो गया अर्थ। बात किसकी की जा रही है? शब्दों की जा रही है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, वाक्यों की नहीं की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं स्रोत या इतिहास के आधार पर, तो आपका तत्सम होता है, तद्भव होता है, और देशज होता है, और आपका विशेषज होता है। चारों के बारे में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसलिए केवल नाम मैं बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। फिर और इसके साथ साथ वो चार ही होते हैं, पर कहीं कहीं आपको संकर भी देखने को मिलता है, तो संकर भी ध्यान रखिएगा। संकर शब्द थोड़ा सा नया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि दो भिन्न स्रोतों से आए जब शब्द होते हैं उनके मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका छाया और दार, छाया संस्कृत भाषा का शब्द है और दार फारसी भाषा का शब्द है, और इनसे मिलकर छायादार वर्ड बना है। रेलगाड़ी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। रेल जो है अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी हिंदी भाषा का है, और रेलगाड़ी से शब्द बना है, तो ये सभी क्या है? संकर शब्द के उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रूढ़ जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जैसे चावल। यौगिक जिनका अर्थ मेल से बना हो, जैसे कि राजपुत्र या विद्यालय। इसी प्रकार योग रूढ़ जो दो शब्दों से मिलकर बना हो शब्द, परंतु प्रयोग कोई दोनों अर्थ शब्द जो है उसके अर्थ से भिन्न हो। जो बहुब्रीहि आते हैं वो सब इसमें आते हैं। फिर तीसरा है आपका रूप या प्रयोग के आधार पर, तो इसमें आपके विकारी आते हैं। मैंने आपको बताया था विकार उत्पन्न हो, सब पहले पेपर में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई थी। ये लड़का पढ़ रहा है, लिंग परिवर्तन हुआ तो लड़की पढ़ रही है, तो लड़का से लड़की में चेंज हो रहा है, तो ये क्या है? ये विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी में क्या आएंगे आप? क्या कि जहाँ पर ना बदले, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय में आज कल है, तो ये आप लिंग परिवर्तन करें तो भी ये आज का आज ही यूज होगा, कल है तो कल ही यूज होगा, अब है तो अब का अभी रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर है अर्थ के आधार पर, तो एकार्थी होते हैं, अनेकार्थी होते हैं अर्थ के आधार पर। और तीसरा होता है समानार्थी या पर्यायवाची। और चौथा होता है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो ये टोटल आपके शब्द के चार आधार के प्रकार मैंने बता दिए। इनको रट अवश्य लीजिएगा, हर साल यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, जैसे कि पेपर 1 में आरंभिक स्तर में भी पूछा गया था। फिर बात करते हैं वाक्य के आधार पर या वाक्य के भेद, तो आप कहेंगे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय आदि। विस्मयवाचक और संकेतवाचक ये आपके टाइप हो जाएंगे। संकेत थोड़ा सा अलग है, जिन वाक्यों में शर्त या संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो ये सब आपके संकेतवाचक में आते हैं। दूसरा ही वाक्य के भेद में आएगा रचना के आधार पर। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य आपका। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। और तीसरा आपका होता है मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको जान भी लीजिए क्या होता है। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य और एक विधेय, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे और हो गया, एवं, तथा, अथवा, इसलिए सब, तो वो आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। मिश्रित या मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य जो है वो आश्रित या गौड़ उपवाक्य होते हैं, जो कि आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, इन सब से जुड़े होते हैं, उन्हें हम मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन पूछी जाती है इसीलिए मैंने बता दी। फिर अब बात करते हैं जो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन टाइप के आए हैं या आ सकते हैं उनकी। तो भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या होते हैं? तो आप कहेंगे यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? क्षेत्रीय भाषाएं जो है उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।
संबंध कारक किसे कहते हैं? तो जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे राम की पत्नी सीता, उपर्युक्त वाक्य में राम की पत्नी सीता से राम का संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। आप चाहें तो इसी को विभक्ति को लिख कर भी दर्शा सकते हैं। अगला है भाषा शिक्षण में कौन कौन से कौशल हैं। कोई दो कौशल के उद्देश्य लिखने हैं। तो 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 4 मैंने बताए भी थे पहले, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और पूछा गया है कि इन 2 कौशल के उद्देश्य लिखिए। तो पढ़ने के उद्देश्य में लिख सकते हैं वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, अर्थ ग्रहण की क्षमता, बालक पढ़कर भाव समझे, आत्मसात किए गए जो विषय है उसको बालक दूसरों को भी समझा सकें। ये सब आप इसमें लिख सकते हैं, किसमें? वाचन या पढ़ने के उद्देश्य में। फिर लिखने के उद्देश्य की बात करें तो भाव विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता हो गया, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग हो गया, व्याकरण संबंधी, ये सब लिख सकते हैं। भाषा शिक्षण में वाचन का क्या महत्व है? तो वाचन एक कला होती है और वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। बाकी इसमें सब कथा कहानी लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु किए जाने वाले स्थल जो है उन पर प्रकाश डालिए। तो ताजमहल जैसे हो गया तो उसके बारे में लिख सकते हैं, ऐतिहासिक इमारत है। उच्च प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनको ताजमहल के विषय में जानकारी देना उनकी शिक्षा में अत्यंत लाभप्रद होगा। इसी प्रकार शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में यानी कि एक टॉपिक पर्टिकुलर लिया और उसके बारे में सारी चीज़ें लिख दी। फिर सिकंदरा है तो उसके बारे में सारी चीज़ें लिख दी। यही यहाँ पर पूछा गया था। अगला है भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आकर्षक, यानी कि जो सज्जन छात्र हैं वातावरण के लिए या वातावरण आसपास का जो है वो सृजनशील हो और जो छात्र हैं उनका ध्यान आकर्षित करने वाला हो। और पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करें। फिर बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाना, प्रश्नोत्तर, कथनों, चर्चा द्वारा कविता के जो केंद्रीय भाव हैं उनका स्पष्टीकरण। तो यही सब आप इसमें बातें ध्यान रखेंगे। और आप चाहें तो बेसिक जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टफ लैंग्वेज यूज़ की गई है। अगला है संस्कृत लेखन में दोष के क्या कारण होते हैं। तो आप कहेंगे लिखने के समय झुक कर या तिरछे होकर बैठना, कलम को ना सही पकड़ना, मात्राओं का ज्ञान ना हो, आकार में दूरी हो, आकार छोटा बड़ा हो, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग ना किया हो, अनुस्वार अनुनासिक का गलत प्रयोग हो, लेखन में जल्दीबाजी हो, अभ्यास की कमी हो, उचित वातावरण ना हो, लेखन हेतु अधूरी जानकारी हो, सब आप लिख सकते हैं। उच्चारण जो शिक्षण है उसके दोष बताइए। तो आप कहेंगे वर्णों को शीघ्रता से बोल देंगे तो कहीं गलती करेंगे, रुक रुक कर बोलेंगे या बात उच्चारण करते समय जीभ को दबाने का प्रयास करेंगे, वर्णों को मुख में ही काट लेंगे, इस टाइप से। और भी बहुत से पॉइंट है। वर्णों को फेंक कर बोलना कुछ लोग की आदत होती है, या उच्चारण का समुचित अभ्यास ना होना भी आता है दोष के कारण में। कुछ लोग बुदबुदा कर बोलते हैं, तुतला कर बोलते हैं, संगीतमय स्वर में बोलते हैं, कहते नहीं नाक से बोल रहे हैं। तो सब इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला है कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या लाभ हैं। तो आप कहेंगे कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का ज्ञान इससे कराया जाता है, सूक्ति भंडार में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ वाक्य रचना का ज्ञान होता है, विभिन्न पहलुओं की सामान्य जानकारी होती है, अर्थ ग्रहण करते समय तीव्र गति से मौन पठन करने का अभ्यास कराना। तो वही सब आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। फिर मौखिक पठन के उद्देश्य क्या हैं। तो वो मैंने इस टाइप से बताया ऊपर, जो वही सब आप पॉइंट लिखेंगे कि तथ्य को स्मरण करने की क्षमता विकसित होती है, बोध की गति में वृद्धि होती है, वो सब। अनुस्वार अनुस्वार और विसर्ग की उदाहरण सहित वाक्य अनुसार आपको बताया था मैंने, बिंदी होती है। अब एग्जाम्पल जरूर दे दीजिएगा। विसर्ग आप कहेंगे ये भी स्वतंत्र वर्ण ना होकर वर्णों के चिन्ह होते हैं जो हमेशा स्वर वर्ण के पश्चात यूज होते हैं। और एग्जाम्पल में बालका, रामा आप लिख सकते हैं। फिर आपका है दिए गए जो अपठित अनुच्छेद है उसका अर्थ और शीर्षक लिखिए। 2018 में आया था। शीर्षक हो जाएगा स्वर के द्वार से भी बढ़कर एक शिशु माँ के लिए। तो पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार लिखेंगे कि शिशु तेरी अनुपम छवि निहार की कवि ने एक बच्चे को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है। वह जब उस माँ की गोद में होता है तब माँ को स्वर्ग का द्वार भी आनंद नहीं देता है। माँ की संसार रूपी बगिया उपवन में वह बच्चा एक सुंदर गुलाब की तरह है। जब वह उस बच्चे की छवि को निहारती है तब उस माँ को इस बगिया के सारे फूल फीके लगते हैं। और साथ ही साथ उपमा अलंकार इनमें दे रखा है इन पंक्तियों में। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। तो अनुकरण वाचन क्या होता है? शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो आदर्श वाचन होता है उसका अनुकरण द्वारा किए गए पठन को अनुकरण वाचन कहते हैं।
और दूसरा आपका जो होगा वो होगा सस्वर वाचन, जिसके अंतर्गत कक्षा के समस्त जो शिक्षार्थी हैं वो एक साथ मिलकर समान स्वर गति तथा लय में मौन पठन करते हैं। तो इतना सा डिफरेंस है। अगला है आपका अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्ति का कोई श्लोक। तो आपको जो भी श्लोक मिले आप याद कर लीजिएगा, पूछा जाने लगा है, 2019 में पूछा गया था। जैसे एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक लिखा भी गया है। अगला है आपका शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो कुछ संस्कृत शब्दों के हिंदी में भी अर्थ पूछे गए थे 2019 में। जैसे मक्षिका हो गया, मक्खी, बहवा, बड़ी संख्या, माँ मतलब नहीं, मत, तक्रम मतलब छाछ, मट्ठा जिसको हम कहते हैं, वो सब आपके हो जाएंगे। इसी प्रकार संस्कृत शब्दों का भी संधि विच्छेद पूछा गया यहाँ पर 2019 में ही पूछा गया था। जैसे मनोरथा है तो मना धन रथा, सज्जना सत प्लस जना, इस टाइप से। वसंतोत्सवा तो वसंत प्लस उत्सवा, मधवरी तो मधु प्लस अरी, ये आप कर सकते हैं। अगला है लेखन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो आप कहेंगे मॉन्टेसरी विधि होती है। कहीं पर भी आपको लगे कि इस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को वहीं पॉज कर दिया करिए, रोक दिया करिए और पढ़ लिया करिए। मैं इसलिए केवल हेडिंग आपको बताता हूँ ताकि आप एक रिवाइज कर सकें सारी चीज़ों को। रूपरेखा अनुकरण विधि हो जाएगी दूसरी, तीसरी अनुकरण विधि हो जाएगी, चौथी मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी, पांचवी चित्र विधि हो जाएगी, छठी पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली हो जाएगी, सातवां जैकाटॉट विधि हो जाएगी। तो ये सब आपकी विधियां हो जाएंगी। अगला है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है, मनोरंजन का एक साधन है, बच्चों को सोचने के अवसर प्रदान करता है, सृजनशीलता आती है, बालकों की नैतिकता की शिक्षा दी जाती है, रुचिकर साधन है, यही सब आप लिख सकते हैं। उद्देश्य में यही सब पॉइंट भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सूक्ति, लोकोक्ति और मुहावरों का ज्ञान कराया जाता है, विभिन्न प्रकार की शैलियों से परिचित कराया जाता है, तर्क शक्ति को विकसित किया जाता है, चारित्रिक भावनाओं का विकास, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति का विकास, कहानी लिखने में रुचि हो गया, चरित्र निर्माण में सहायक, यही सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर आपका पूछा गया है भाषा शिक्षण में वाचन का अर्थ और महत्व बताइए। तो वाचन का अर्थ क्या है? भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। तो मौखिक भाषा को बोला जाता है परंतु लिखित भाषा का तो वाचन ही होता है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। वाचन के पर्याय पठन और वाचना भी है, इस टाइप से लिखा है, पर आप ये सब नहीं लिखेंगे, आप वाचन कहलाता है यहाँ तक की डेफिनेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पर ल्यूकास के अनुसार भी लिखिए कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है, वो भी आप लिख सकते हैं। फिर है आपका भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का महत्व। तो आप कहेंगे सस्वर वाचन को कि स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी हुई वस्तु या विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं, एक आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है क्योंकि वो बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है, और अध्यापक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए, जिससे कि बालक को वाचन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो और अध्यापक द्वारा जो किए गए वाचन में त्रुटियां हैं, वाचन के घटक हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा है। ये सब लिख सकते हैं। अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है और इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो किए गए वाचन है उसके अनुसार वाचन करने का प्रयास करते हैं। और अनुकरण वाचन के भी दो भेद होते हैं, एक व्यक्तिगत वाचन होता है, एक समवेत वाचन होता है। ये लिस्ट मैंने आपको पहले बताई थी, चाहे तो आप इसे नेट पे भी देख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं ताकि कैसे भी प्रश्न आए तो पूरा आपको पता हो। फिर गुण क्या होते हैं? तो ध्वनियों का ज्ञान होता है, उच्चारण की शुद्धता हो गया, या विराम चिन्ह है, स्पष्टता है, उपयुक्त बलाघात है। बलाघात भी मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर जैसे कोई सेंटेंस होता है तो उसमें किस चीज़ पर बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है कि जैसे हे प्रभु मुझे एक शीलवान पुत्र दीजिए। इस वाक्य में यदि पुत्र पर जोर दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा कि पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। और यदि शीलवान पर जोर देकर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा कि शीलवान ही चाहिए, शील रहित नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक जो शब्द है उस पर जोर देने से पूरा अर्थ बदला जा रहा है। तो यही बलाघात को आप यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं। फिर प्रवाह हो जाएगा, अर्थ की प्रतीति, स्वर में रसात्मकता, वाचन की मुद्रा, रुचि, ये सब हो जाएंगे। फिर मौन वाचन से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार।
तो लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज़ के पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। इसी को यहाँ पर इतने सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, पर मैंने मेन हेडिंग बता दी। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मौन वाचन के भी दो भेद होते हैं, एक द्रुत वाचन और एक गंभीर वाचन। द्रुत मौन पठन क्या होता है? जब हम बात करते हैं द्रुत केवल वाचन की तो शीघ्रता से पढ़ना होता है, पर द्रुत मौन पठन कहेंगे इसका उद्देश्य विशेष रूप से मनोरंजन की प्राप्ति है। पुस्तकालय अथवा घर पर विभिन्न पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्रों को पढ़ना इस प्रकार के मौन पठन में ही आता है। उद्देश्य इसके ही सब हैं, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, परिचय प्राप्त करना, अवकाश का यूज़ करना, सूचना एकत्र करना, ये सब। गंभीर मौन पठन क्या होता है? गंभीर मौन पठन आप कहेंगे गंभीर अथवा गहन पठन इस विषय वस्तु का किया जाता है, जो कि तथ्यात्मक, सारगर्भित, क्लिष्ट भाषा में होती है, जिससे अधिक चिंतन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर उद्देश्य क्या होंगे? भाषा पर अधिकार, विषय वस्तु पर अधिकार, नवीन सूचना एकत्र करना, केंद्रीय भाव की खोज करना, ये सभी। फिर आपका है प्रश्न कविता शिक्षण पर 2 संक्षिप्त पाठ योजना आपसे कभी पूछी गई थी, पाठ योजना 2017 में। तो एक आप इसका मैं स्क्रॉल करते रहा हूँ धीरे धीरे, आप एक बार इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो देख लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि पहले प्रकरण आता है, उसमें सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य। आपने इंटर्नशिप में बनाई सारी चीज़ें, तो बस एक बार दिमाग में रखिएगा, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, ताकि प्रश्न अगर आए तो आप इसे खाली छोड़ कर ना आए। फिर अपेक्षित पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, प्रस्तावना हो गया, उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है, आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, काठिन्य निवारण है, भावार्थ है, और इसी प्रकार प्रस्तुतिकरण है, आदर्श वाचन है, काठिन्य निवारण, भावार्थ, बोध प्रश्न, श्याम पट, निरीक्षण कार्य और लास्ट में गृह कार्य। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर हो जाएगा। अगला है जीवनी और आत्मकथा में अंतर, 2016-19 दो बार पूछा गया है, तो ये डिफरेंस याद कर लीजिए। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई होती है। जीवनी व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा लिखता है तो कहते हैं उसे। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की निजी गहराइयों से जुड़े प्रसंग के आधार पर लिखता है, इसमें आवश्यक नहीं है इस लेखन जीवनी लिखने वाले व्यक्ति की गहराइयों से परिचित हो। आत्मकथा में लेखक अपना जीवन वृत्त स्वयं प्रस्तुत करता है, इसमें लेखक को जीवनी लिखने के लिए यही सामग्री विभिन्न स्रोताओं से एकत्रित करनी पड़ती है। आत्मकथा आत्मिक आत्मनिष्ठ होती है, जबकि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। तो ये 4 अंतर हैं, याद रखिएगा। 2016 में प्रश्न पूछा गया था संस्कृत से ही इसी में कि पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो पठ धातु में जितने भी आपके होते हैं 5 जो मुख्यतः पूछे जाते हैं वो सभी देख लीजिएगा। ये जो पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम पुरुष में बात करें तो एक वचन में आपठत, द्विवचन में अपठताम और अपठन, इस प्रकार से जो है वो चलते हैं। फिर आप कहेंगे निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, 2016 में आया था। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसका अर्थ होगा कि कवि रहीम कहते हैं पानी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि मोती का पानी उसकी आब या कांति चली गई तो वह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य से पानी यानी कि आत्मसम्मान चला गया तो वो प्रतिष्ठाहीन मनुष्य 2 कौड़ी का नहीं रह जाता। और इसी प्रकार चूने में से भी पानी यानी कि जल चला जाता है तो चूना बेकार हो जाता है। फिर प्रधानाध्यापक और इत्यादि का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो प्रधान और अध्यापक इति प्लस आदि आपका हो जाएगा। फिर आपका 2018 में कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखने को कहा गया है, तो आप पत्र का फॉर्मेट देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है, ताकि पेपर में आए तो कर ले जाएं। फिर आपका कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र, ये 2017 में आया था। 2 साल पेपर में पत्र पूछा जा चुका है, तो पूरे चांसेस हैं इस बार भी पूछा जा सकता है। तो देख लीजिएगा एक बार क्या इसका फॉर्मेट है, बाकी आप इसके अंतर का तो स्वयं से लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, यही मैंने प्रश्न आपको उठा के दिया था मॉडल पेपर में, यदि आपको याद होगा। और यहाँ पर जो त्रिफला था आपका, नहीं त्रिफला नहीं, आपका चक्रधर था। देखिए चक्रधर जो है, चक्र को धारण करने वाला यहाँ पर तत्पुरुष समास दे रखा है, तो यहाँ पर जो कोक है इसके आधार पर दे रखा है। पर मैंने अभी ऊपर समास बताया तो मैंने कहा कि जो समास है उसमें आपको एक से अधिक समास देखने को भी मिलते हैं। तो चक्रधर चक्र को धारण करने वाला कहते हैं,
विष्णु भगवान को अर्थात विष्णु। और जब मैंने आपसे कहा कि आपका तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिले, यानी कि दोनों ही आपका एक समास में हो, तो आप बहुब्रीहि समास को ही प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर मैंने जो मॉडल पेपर में बताया था वो जल्दी जल्दी में आपको जो इसमें आंसर दिया था वही बता दिया था, पर आपको याद रखना है जब दोनों होते हैं तो बहुब्रीहि समास को ही माना जाता है। तो यहाँ पर जो चक्रधर है इसमें बहुब्रीहि समास होगा, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो तत्पुरुष समास भी अपने आप में सही है, गलत नहीं आप कहेंगे, पर ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि और तत्पुरुष को चुनना हो तो हमेशा आप बहुब्रीहि को ही टिक करेंगे, क्योंकि इसका सीधा सीधा दूसरा अर्थ निकल रहा है चक्रधर, यानी कि चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर पुनर्बलन शब्द से क्या अभिप्राय है, तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान, सामाजिक मर्यादा, इनसे प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सब पुनर्बलन में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध रूप जो है उसके संदर्भ में कि सेंटेंस दे रखे हैं, आपको शुद्ध रूप बताना है। पुस्तक समर्पण की, तो इसका बनेगा पुस्तक समर्पित की। उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है। सभा में विरोध प्रकट किया गया, सभा में विरोध हुआ। और मेरे को बाजार जाना है, यानी कि मुझे बाजार जाना है, इस टाइप से आपके हो जाएंगे। फिर पूछा गया था उपसर्ग, तो आप जानते हैं शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को जो परिवर्तित कर देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में भी यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। प्रत्यय जो अंत में लगते हैं, जैसे कड़वा शब्द के बाद हट लगाने से कड़वाहट है, तो प्रत्यय आपका हो जाएगा। प्रत्यय के भी दो टाइप होते हैं, कृत प्रत्यय होता है, तदित प्रत्यय होता है। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। कृत प्रत्यय की बात करें तो क्रिया में धातु रूप के पश्चात लगाने वाले जो शब्दांश होते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ जो है उसमें धातु में शब्दांश आई जोड़कर पढ़ाई बन जाता है। इस प्रकार प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय शब्दों की रचना की जा सकती है। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्दों में शब्दांश को जोड़कर तद्धित प्रत्यय बनाया जाता है। जैसे पुस्तक शब्द में आलय जोड़ा गया तो पुस्तकालय बन गया। तो ये दोनों अंतर आपके हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें हमारी समाप्त हो गई, थोड़ी थोड़ी हमने सब टच कर ली ताकि एक रिवाइज आपका ओवरऑल हो जाए। और एक प्रश्न हम अब आपसे पूछेंगे, पर वो प्रश्न पूछने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो पूरे पेपर में मैंने किसी भी प्रकार की रचना नहीं देखी है, क्योंकि रचना के लिए अलग से मैंने ट्रिक बना रखी है। उन ट्रिक को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करेंगे बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं, आपको मिल जाएंगी सभी अलग अलग, वहाँ से देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जीवन परिचय भी मैंने बात नहीं की है, जैसे कबीरदास और सूरदास वो सब आपके कोर्स में हैं, पर पूछा बहुत कम जाता है। पर आप चाहें तो एक दो सन देख के जा सकते हैं, इसीलिए मैंने अलग से बता दिया है कि ये सब आपके कोर्स में है। पर मैंने कराया नहीं है क्योंकि बहुत से उसमें है, अब कौन सा पूछा जाए, बालकृष्ण भट्ट वगैरह, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखते हैं हम इस वीडियो का प्रश्न। तो रचना पर आधारित ही मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, और प्रश्न है आपका मेघदूत। आपको बताना है जो मेघदूत है वो किस रचनाकार की कृति है। पहला ऑप्शन है आपका ए माघ की रचना है, दूसरा बी ऑप्शन है आपका भारवी की रचना है, सी ऑप्शन है आपका कालिदास, शॉर्ट में के लिख दे रहा हूं मैं, कालिदास की रचना है, और डी ऑप्शन है आपका भास की रचना है। तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। ये प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर से ही दिया है आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको प्रीवियस ईयर पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये आज वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज ही जो आपने एक वीडियो में पूरा कोर्स वाला वीडियो है, आज ही उसको देख लीजिएगा ताकि कल आप अच्छा से अच्छा पेपर करें। शांति शिक्षा का भी मैंने करा दिया है और अंग्रेजी विषय का भी मैंने करा दिया है। अलग से मैं आपको वीडियो में जो कमेंट में जाएंगे सबसे ऊपर आपको वो लिंक जो है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।